हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर साल इससे, आज की डेट में विगत 2-3 सालों से इससे पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर पर। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चे लोग, और थोड़ा टिपिकल भी है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, पहले तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, ठीक है। अब जरा देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब ये रसायन शास्त्र की ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे बच्चे लोग हिंदी में विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और केमिस्ट्री का मतलब है यहाँ पर केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, और ये एक दूसरे में बदलती रहती है। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का अध्ययन करते हैं, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो कुछ भी नहीं है परंतु विद्युत रसायन है। तो इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री study of chemical energy and electrical energy का कन्वर्जन की स्टडी होती है। तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन कहलाता है, ठीक है। तो सभी बच्चे देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, जिसमें विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा एक दूसरे में क्या करती है, इंटरचेंज करती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रहे। और सबसे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये चल रहा है, ठीक है। और ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, जो चीज यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जब ऑफलाइन क्लासेस होगा तो उसको हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, इतना जरूर करेंगे कि जो बच्चे क्लास में इस चैप्टर या जो पढ़ाया गया उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम आपको सॉल्व करके वहीं पर दिखा देंगे। लेकिन ये चैप्टर हम दोबारा पढ़ाने वाले हैं नहीं, चाहे पाड़े कहें, चाहे कोचिंग कहें, चाहे कोई भी कहे, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। अगर मैं यही सब करूंगा तो कुछ आपका पूरा होने वाला है नहीं, मैं सीधी सी बात करता हूँ, ठीक है। हम यही सोचते हैं कि बच्चों कितने समय में कितना दे दें बस। तो सभी बच्चे देखें, अगर आपसे कोई कहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है तो आप क्या कहेंगे, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है बोलो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सबको आ गया? आगे बढ़े, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़े। और जो पिछले चैप्टर के क्वेश्चन है, जैसे बच्चे लोग मैसेज बॉक्स भेज रहे हैं गुड मॉर्निंग पता नहीं का, ये सब हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप डाल दिया करिए, तो हम उस क्वेश्चन का जवाब बच्चों को दे देंगे। अब आगे बढ़िए। अब जरा देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो मतलब बच्चे लोग समझ गए, जिसके अंतर्गत कोई भी, अब देखो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट करके स्टडी करेंगे। देखिए जरा वो क्या है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा गैल्वनिक और वोल्टिक सेल। इसको हिंदी में गैल्वनिक या वोल्टिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये नाम है इसलिए इसका हिंदी नहीं होगा। और दूसरा होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसे बच्चे लोग विद्युत अपघट्ट सेल भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और तीसरा होता है आपका कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की चालकता वगैरह का अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला है गैल्वनिक सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और लास्ट का जो है वो कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन है, जिसमें बच्चे लोग विलयन की चालकता पढ़ेंगे। विलयन का जो स्पेसिफिक चालकता क्या, विशिष्ट चालकता क्या होती है, प्रतिरोध क्या होते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि हम इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा है? 3। पहला गैल्वनिक सेल है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और तीसरा है क्या? कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की चालकता, जिसे हिंदी में बच्चे लोग कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, सभी बच्चे जानते हैं गैल्वनिक सेल वो होती है जिसमें केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि ऐसी सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो ऊर्जा निकलती है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। जैसे आपके घर में तमाम तरह की बैटरियां होती हैं जिसमें केमिकल भरा होता है, वो आपस में रिएक्शन करती हैं, और रिएक्शन करने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहने का मतलब कि जो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। अर्थात ऐसी युक्ति जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। और ऐसी युक्ति जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, गैल्वनिक सेल या वोल्टिक सेल कहलाती है। क्योंकि इस सेल का आविष्कार गैल्वनिक और वोल्टिक दोनों ने, वोल्टास एक वैज्ञानिक था और गैल्वनिक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इसका अध्ययन किया था, इसको बनाया था। इसीलिए इस सेल का नाम हम गैल्वनिक सेल या वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ बच्चे लोग देख रहे हैं, और इस कंसंट्रेशन ऑफ सेल में हम आपको बताएंगे कि इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, जो सॉल्यूशन भरा होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जो होता है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, चालकता क्या होती है। ध्यान दें बच्चे लोग, सभी बच्चे फिजिक्स पढ़े हैं, प्रतिरोध क्या होता है और चालकता क्या होती है, उसका भी जिक्र होगा यहाँ पर। ये भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, भौतिक में जो पढ़ाया गया है। अब
यहां पर अगर आप देखिए तो गैल्वेनिक सेल में ये अपने आप रिएक्शन होती है। जो घटना हमने फर्स्ट ईयर बच्चों को पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, विच प्रोसेस प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली देयर इज नो एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत बिना बाह्य कारक के प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है, प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं स्वतः प्रक्रम, स्वतः या स्पॉन्टेनियस। अब केमिकल एनर्जी जो आप लेते हैं किसी सेल में, वो खुद ही रिएक्शन करने लगती है, उसमें किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या निकला कि जो इलेक्ट्रिकल गैल्वेनिक सेल होती है, इसमें जो रिएक्शन होती है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसका मतलब कि ऐसा प्रक्रम जिसको रासायनिक प्रक्रिया कराने के लिए किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस। अगर आपसे कोई पूछे गैल्वेनिक सेल थर्मोडायनेमिक्स के रूप में क्या होती है, तो आप कहेंगे उसमें तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्वतः प्रक्रम हो रहा है। स्वतः प्रक्रम का क्या आशय होता है? चलो, ऐसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई घटना घटित होने के लिए यहाँ पर रासायनिक क्रिया हो रही है, इस रासायनिक क्रिया को घटित होने के लिए कोई बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती, टेम्परेचर, प्रेशर या अन्य चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, स्वतः प्रक्रम। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कहने का मतलब क्या हुआ? यह स्पॉन्टेनियस स्वतः नहीं होती, इसके द्वारा हम बाह्य स्रोत विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब केमिकल एनर्जी में बदलता है। अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम सप्लाई करते हैं तब उसमें रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब ये क्या है बोलो? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वही तो हम शुरू से जोड़ेंगे तभी तो केमिकल रिएक्शन शुरू होगी। तो एक्सटर्नल फैक्टर हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया, तब सेल में रिएक्शन हो रही है, तब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ तो कोई घटना होती ही ऐसी नहीं है, बाहर कारण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ये हर समय स्वतः प्रक्रियाएं होती रहती हैं, अर्थात ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट डालें, इसके बाद हम पहला पोर्शन इसका पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। जल्दी जल्दी करिए, सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट में डाल दें। और देखो, एक बार बता दें, ये हमारे पढ़ाने का तभी मतलब निकलेगा जब आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठेंगे। जहां पर हम आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर कहीं आपको लिखता है कि ये नोट जैसे वो जो होगा उसको तो हम लिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे लोग हम यहाँ पर जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल रहे हैं, स्वतः प्रक्रम, अब आपको भूल सकते हैं तो हिंदी में आप स्वतः प्रक्रम लिख सकते हैं, यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस अस्वतः प्रक्रम लिख सकते हैं। स्वतः प्रक्रम वो होता है जिसमें बाह्य कारक की कोई आवश्यकता नहीं होती, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ाया है, और इसमें बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, बाह्य कारक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें और तुरंत इसको लिखें। सर थर्ड वाला क्या है? ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन, कंडक्शन, विलयन की चालकता, इसे हिंदी में बच्चे लोग लिख लेंगे विलयन की चालकता, कंडक्ट, जिसमें आप ये सब पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, चालकता पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें संबंध क्या होता है उसको भी बच्चे लोग पढ़ेंगे। जल्दी करिए बच्चे लोग, अरे आप अच्छा आराम से पढ़ाएं बेटा, आराम से पढ़ोगे तो कितना पढ़ पाओगे बताओ? कि सरकार जो है फरवरी मार्च में परीक्षा लेगी तो आराम ही करोगे। फिर हमने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा आई है, तो अगर किसी बच्चे को पढ़ने में याद नहीं होता, ठीक है, उसका एक ही कारण है, आप धीरे धीरे पढ़ते हैं। कोई काम धीमे धीमे करते हैं, तुम्हारी आत्मा भटकेगी, पक्का भटकेगी। ठीक है, अभी यहाँ पढ़ रहे, एक लाइन पढ़े, तब तक सोच रहे हो आत्माएं है, भटक गई, सिविल लाइन चली गई, कंपनी गार्डन में चली गई, फिर लौट के आई, तब तक उधर वाला
बेस खिसक गया। इसलिए आप कोई भी चीज जितने तेजी से पढ़ते हैं, आपने देखा होगा जो टीचर जितना तेजी से पढ़ाता है उतना ही याद होता है। कारण क्या होता है, आपको आत्मा भटकने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, इसीलिए हम आपको मौका नहीं देते हैं, भटकाएंगे नहीं, जल्दी करिए। ठीक है, हाँ चलिए। देखिए सर, अब सभी स्क्रीन शॉट में डालो यार, मोबाइल लेके बैठे हो ना तो स्क्रीन शॉट ले लो, जल्दी करो इसको। चलिए, अब हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल, और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, और फिर हम इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल के घटक। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल आप जब भी बैठा करिए तो उसको साइलेंट में लगा कर बैठा करिए, मैं मार्क भरना बता दे रहा हूं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, देखो बच्चे लोग, सेल को तोड़ दो, सेल ही है, तोड़ दो, सेल को तोड़े होंगे सभी बच्चे, तो उसमें जो चीज निकलता है वो कितने तरह का होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक। जैसे ये कलम है, अगर इस कलम की हम सर्जरी करें तो ये ढक्कन निकला और इसके अंदर रिफिल भरी हुई है। ठीक है, और इसके बाद बॉडी कैप है, 3 पार्ट से बना है। तो यहाँ इसके 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट्स का मतलब घटक होता है। अगर हम सेल को देखते हैं तो पहला कंपोनेंट हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। सभी बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, ऐसी लाइट जो इलेक्ट्रॉन द्वारा आती है। गधा हो, तुम लोग जो है इलेक्ट्रॉन द्वारा जो लाइट आती है इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट हर समय इलेक्ट्रोवायलेंट या आयनिक कंपाउंड होते हैं। ये इलेक्ट्रोवायलेंट और आयनिक कंपाउंड होते हैं, और सभी बच्चों को हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है। आयनिक कंपाउंड वे होते हैं जो रिलीज करते हैं, रिलीज आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे पदार्थ जो जल में आयन देते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और सभी बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट 3 ही होते हैं, या तो वो एसिड होगा, सभी बच्चे जानते हैं एसिड जल में H आयन देता है, या तो वो बेस होगा, ये OH आयन देगा, और या तो कोई साल्ट होगा, ये आपका X प्लस और Y माइनस टाइप का आयन देगा। जैसे सभी बच्चे पढ़े होंगे NaCl है, KCl है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपका KOH इस्तेमाल होता है, जिंक सल्फेट इस्तेमाल होता है, कॉपर सल्फेट इस्तेमाल होता है, H2SO4 इस्तेमाल होता है, तमाम अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है, NH4OH। ठीक है, तो ये सभी इस्तेमाल होते हैं किसमें, एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन सेल। तो पहला कंपोनेंट बच्चे लोग देखें, पहले कंपोनेंट में क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब तमाम तरह के इलेक्ट्रोलाइट उसमें भरे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट बच्चे लोग जानते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड को हिंदी में भी इलेक्ट्रोड ही कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड पर केमिकल रिएक्शन होती है, और ये इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं। आपका एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ठीक है, तो एनोड और कैथोड 2 होते हैं। अब इसमें अलग अलग, इसको इलेक्ट्रोड को अलग से आपको पढ़ना ही है, हम इसी को शुरुआत कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे देखें किसी सेल के कितने कंपोनेंट होते हैं, बोलो 2। कौन कौन से, विद्युत अपघट्ट और इलेक्ट्रोड। विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, जो जल में क्या देते हैं, आयंस देते हैं।
और इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड होते हैं धन और ऋण, बच्चे लोग पढ़े होंगे, एक धनात्मक एक सेल को दाइए तो एक धन टर्मिनल होता है, एक ऋण टर्मिनल होता है, वही इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं हम आपको बता रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट कितने तरह के होते हैं? 3। कौन कौन से? एसिड, बेस या सॉल्ट। अब हमने देखो यहाँ पर बेस भी लिया है और सॉल्ट भी लिए हैं और एसिड भी लिया है, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपके घर में, ठीक है, जो सेल इस्तेमाल होती है इन्वर्टर सेल में, उसमें H2SO4 भरा होता है। ड्राई सेल जो इस्तेमाल करते हैं आप बैटरी जो टॉर्च वगैरह में, उसमें आपका अमोनियम क्लोराइड NH4OH Cl, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है, ठीक है। अब ये सब के सब जल में आयन देते हैं, अतः यही क्या है बोलो? इलेक्ट्रोलाइट। तो सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट में डाल लें। इसके बाद हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोड। सॉरी सर फॉर डिस्टर्ब। राहुल सर कब लाइव होंगे? अब राहुल सर कब लाइव होंगे बेटवा, ये तो राहुल सर ही जाने, ठीक है। अब सबका हम डेटा तो रखे नहीं है राहुल सर का, कहाँ कहाँ कब लाइव हो जाते हैं, वो तो अभी लाइव हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद में आएंगे, उनसे हम कर देंगे जरा बच्चों से लाइव हो जाइए। हो गया से बच्चों का? जल्दी जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट में लीजिए इसको। चलिए देखिए, जब आपका क्लास चलता रहे, ध्यान रहे बच्चे लोग, जब क्लास चलता रहे तो उस लेक्चर को पूरा देखा करिए, ठीक है। अब बहुत से बच्चे देख रहे हैं कि आपस में इंटरनल मैसेज करने लगते हैं, गलत बात। मैं ये कभी नहीं कहता, जो आपकी प्रॉब्लम है, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी बात तो थोड़ा सा मान लीजिए, आपकी भलाई के लिए करता है। अब आप कूद कूद करके इधर उधर मैसेज इंटरनल करते रहते आपस में, तो उसमें आत्मा भटकी का घंटा समझ में आएगा। जो आपको कहीं भी तकलीफ होती है उसको मैसेज करिए, ठीक है। हम उसकी तकलीफ, वॉइस नहीं ठीक आ रही है, विजिबिलिटी ठीक नहीं है, या कहीं कट रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप करिए, ठीक है। अब चूंकि आपके पास समय नहीं, हम बार बार बच्चों को ये कहते हैं, ये शब्द हम बार बार कहते हैं, अब आपके पास समय नहीं है। देखते रहो जमाना कितने तेजी से बदल रहा है। अब पढ़े लिखे कटोरा ले घूम रहे हैं, और तुम्हारा क्या होगा सोचो। अभी तो साल 4-5 साल में हालत हुई है, तुम्हारे आते आते तो क्या होगा भगवान भी नहीं जानता। इसलिए अपने आप को बच्चे लोग मजबूत करें, ठीक है। अब ये कोचिंग वाले हैं या अन्य जगह पर मार प्रलोभन देते रहते हैं, इसके चक्कर में आना होना नहीं। जहां आपको अच्छा लगता है बच्चा लोग वहां पढ़ना, ठीक है। हमें नहीं कहते हैं कि हमारा ही आप क्लास अटेंड करिए, मैं कभी नहीं कहता। अगर हमारा क्लास आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो प्लीज मेरा क्लास आप ना अटेंड किया। जहां आपका समझ में आ रहा है वहीं पर करिए। हम अपने स्वार्थ के लिए बच्चों का भविष्य अधर में नहीं डाला, बस। और इतना तो मैं चैलेंज करता हूं कि जितना मैं पढ़ाता हूं पूरे YouTube चैनल पर आप सर्च कर लीजिए, अगर वो चीज समझ में आती है तो वहीं आप पढ़िए। अभी इतना जितना पढ़ा देते हैं कोई भी YouTube पर नहीं पढ़ाता है, क्योंकि यहाँ बच्चे हमारे नीट का भी परीक्षा देंगे और बच्चे देख भी रहे होंगे, कोई IIT की परीक्षा दे रहा हो, कोई भी देख रहा होगा, तो सबको हम साथ लेके चलते हैं, तो आपका पॉजिटिव पॉइंट है। नहीं तो आपको NCERT में जितना उसको हमें पढ़ाना पड़े ना, तो मुश्किल से 1 महीना लगेगा बस। देखिए अब सभी, हाँ हेडिंग डालिए सभी बच्चे लोग, विद्युत इलेक्ट्रोड या ओनली इलेक्ट्रोड। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड, या हम शॉर्ट में केवल इलेक्ट्रोड ही कह देते हैं, ठीक है। अब यहीं से इसका
शुरू होता है आपका, ध्यान रहे, वार्षिक रूप से आपका चैप्टर अब शुरू हो रहा है, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे, वो चीज जरा ध्यान से देख लो। सभी बच्चे दो चीजें पढ़े होंगे, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन बार बार ये सताएंगे और इसमें इलेक्ट्रोड में आएंगे। तो जरा देखिए, पहला है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग। पुराने जमाने में ये माना जाता था कहीं पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐड ऑफ क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग। और दूसरा होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है तो ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है। या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ती है, किसी अक्रिया के अंतर्गत किसी भी तत्व का अगर ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीकरण है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसमें। और पांचवा जो लास्ट होता है, जो ये मॉडर्न कंसेप्ट के अंतर्गत आते हैं, ये मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब आधुनिक परिभाषा, और ये क्लासिकल है। क्लासिकल का मतलब ये जो बच्चे लोग देख रहे हैं ये क्लासिकल है। क्लासिकल का मतलब क्या है? पुराना। और जो ये देख रहे हैं ये आपका मॉडर्न है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कहीं से अगर बाहर निकल रहा है, परित्याग हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे? बोलो, ऑक्सीडेशन। तो बच्चे लोग ऑक्सीकरण का मतलब समझे, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का परित्याग। और ये चीजें आपको यहीं पर इलेक्ट्रोड में ही मिलेगी, ठीक है। और इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा था, अब आप क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर देखो, रिमूव हाइड्रोजन का हो रहा है, उसका उल्टा बोलो, ऐड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही थी, यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? बोलो, घटेगी। जिसका ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है उसमें अपचयन हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है उसमें क्या हो रहा है? बोलो, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा? बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी से हम मतलब रखेंगे जो मॉडर्न है, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का परित्याग ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जो है वो रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। और इसी पर आधारित आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट में डाल लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हरी आप जल्दी करो बच्चे लोग। देखो, हो गया? अरे एक लिख लीजिए, उसका उल्टा लिख लीजिए, बस खत्म बात। चलिए, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, कटोरा भी नहीं मिलेगा, शाबाश। कटोरा तो, कटोरे खरीदने के लिए बेटा पैसा लगता है, ठीक है, चोरी करके खरीदो का। कटोरा भी नहीं। बच्चे लोग भी अजीब सी मैसेज भेजते हैं, ऐसा मस्तियाए पड़े हैं सवेरे सवेरे। देखो इधर, अब जरा देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, होता क्या है कि जब कोई धातु की एक रॉड ले लीजिए, आयरन की, निकेल की, किसी की भी, और उसी के साल्ट के जली विलयन में डुबो दीजिए, दूसरे के नहीं, उसी के साल्ट के जली। जैसे जिंक की रॉड लिया बच्चा, जिंक सल्फेट के जली विलयन में डुबो दो, जिंक नाइट्रेट के जली विलयन में डुबो दो, जिंक सल्फेट के जली, मतलब जिंक का कोई भी साल्ट होना चाहिए। तो जब भी कोई धातु की छड़ अपने ही किसी साल्ट के जली विलयन में डुबो दी जाती है तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं
इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या है ये आपको क्लियर है कि नहीं? जब भी कोई धातु की छड़ अपने ही किसी साल्ट के जली विलयन में डुबो दी जाती है तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने एक बर्तन लिया और इसमें एक मेटल की रॉड आपने रख दी। ये कोई एम जो है, एम कुछ भी हो सकता है, ये मेटल है और यहाँ पर उसका कोई साल्ट एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब जली, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल, उसी मेटल का आपने सॉल्ट डाल दिया। जैसे उसका MSO4 ले लीजिए मेटल सल्फेट, या मेटल का क्लोराइड ले लीजिए, कोई भी सॉल्ट बच्चा लोग ले सकते हैं। अब चूंकि ये इलेक्ट्रोलाइट हैं इसलिए यहाँ पर M++ के रूप में होगा। तो M++ जहां लिखा है इसका मतलब क्या है, एक्वस, इसका सॉल्ट लिया गया है। चूंकि यहाँ पर M तो सब में कॉमन होगा, नेगेटिव से हमें कोई मतलब ही नहीं है, अर्थात इसका इसी धातु का हमने सॉल्ट लिया है। जैसे अगर कोई बच्चा कॉपर लिया है तो इसका सॉल्ट कॉपर सल्फेट हो सकता है, कॉपर नाइट्रेट हो सकता है, ठीक है, और कॉपर क्लोराइड हो सकता है। अब इसमें देखो Cu++ और सल्फेट आयन में टूटेगा, चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा Cu++ में और दो नाइट्रेट आयन में टूटेगा, और ये टूटेगा आपका Cu++ में और दो क्लोराइड आयन में टूटेगा। तो सभी बच्चे देख रहे हैं यही तो धातु है और ये आयन के रूप में है, इसका मतलब क्या है बोलो, चलिए। तो सभी बच्चे देखें कि अगर कोई धातु की छड़ अपने ही किसी साल्ट के, दूसरे के नहीं, अपने ही किसी साल्ट के जली विलयन में डुबो दी जाती है तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं बोलो, इलेक्ट्रोड। जैसे मान लो कोई आदमी अपने ही गम में डूबा, पड़ोसी गम में नहीं, अपने ही गम में डूबा है, तब ये आप एक तरह के इलेक्ट्रोड तो हो। उसी तरह से कोई भी धातु अपने ही किसी साल्ट के जली विलयन में डूबी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड को हम ऐसे भी बना सकते हैं, या बहुत से कामचोर टाइप के बच्चे होते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब आप उसका मेटल लिखिए, एक लाइन सेपरेट करिए, उसका साल्ट लिख दीजिए MSO4 या कोई भी आप लिया। ये भी यही चीज है, चाहे आप ऐसे चित्र दिखाए चाहे ऐसे। अगर ऐसे नहीं दिखाना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रोड को, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं और बड़ा कामचोर होते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं M और M++, मतलब ये इसी का साल्ट लिया गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड आपने समझा कि क्या है, जब भी कोई धातु की छड़ अपने ही किसी साल्ट के जली विलयन में डुबो दी जाती है तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। अगर मान लेते हैं जैसे हमें जिंक इलेक्ट्रोड लिखना है, अगर आपसे कोई कहे बताओ जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड को आप कैसे दिखाएंगे, जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में डुबो दो, हो गया जिंक इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड को आपको लिखना है, अगर आपसे कोई कहे कॉपर इलेक्ट्रोड को बताइए कैसे आप लिखेंगे, तो आप कहें कॉपर की धातु कॉपर सल्फेट में डुबो दो, खत्म। तो सभी बच्चे देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड है। तो ये इलेक्ट्रोड क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह पर आएगा, ध्यान रहे। इस इलेक्ट्रोडों को हम एक और नाम देते हैं बच्चा लोग, हाफ सेल। इसे हम हाफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड हाफ सेल है, मतलब सेल का एक पार्ट है, ठीक है। सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। क्या होते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले तो बच्चे लोग इलेक्ट्रोड क्या होता है उसको जान लें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट डालो और आगे बढ़ो, चलो अरे आप जल्दी करो बच्चे लोग। हो गया, चलिए
जो इलेक्ट्रोड होता है वो बच्चे लोग अब ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन। इसके पहले हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, तब उसके हम टाइप हो जाएंगे। सभी बच्चे हेडिंग डालें इलेक्ट्रोड विभव, हिंदी में इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम ई से लिखते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से लिखते हैं। अब सभी बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर दो घटनाएं होती हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है या तो रिडक्शन होता है। अभी आपने देखा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है, जब भी हम किसी धातु को उसी के साल्ट के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो इस पर या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लूज किया जाता है और जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं इस मेटल और इस विलयन में, इस इलेक्ट्रोड पर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन शुरू हो जाती है। अब मान लेते हैं m कोई भी है, अब ये n इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर ऑक्सीडेशन बच्चे लोग देख रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी हो सकता है, या रिडक्शन होगा, जो n प्लस है वो n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मेटल में बदल जाए, और यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं ये रिडक्शन है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने के कारण ये धातु की छड़ धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है, अब बताओ जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पर धन आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है तो ये ऋण आवेशित हो जाएगा। अब सोचिए किसी साल्ट की जलीय विलयन में जैसे ये है तो सभी बच्चे देख रहे हैं M और SO4 दोनों है, मतलब इस साल्ट के जलीय विलयन में कैटायन और एनायन दोनों उपलब्ध होते हैं। देखो अब मान लेते हैं इस पर ऑक्सीडेशन हुआ, मान लो रिडक्शन भी हो सकता है। अब ऑक्सीडेशन हुआ, अब इस ऑक्सीडेशन कारण ये धातु की छड़ जो है धनावेशित हो गई, और विलयन इसके अपोजिट, चूंकि सभी बच्चे पढ़े होंगे कि एक आपका होता है जिसे हम प्रेरण कहते हैं, ठीक है, इंडक्शन, इंडक्शन के कारण इस पर जो नेगेटिव चार्ज होंगे इसके चारों तरफ घिरना शुरू हो जाएंगे, अर्थात इस विलयन में सभी बच्चे देख रहे हैं दोनों चार्ज हैं, धन और ऋण दोनों। अब अगर मान लो ये धन आवेशित हो गई तो इसके चारों ओर ऋण आवेशित आकर्षित हो गए, जो कूलम का नियम यही कहता है विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब इस पर ये ऋण आवेश आ जाएगा तो दो लेयर बन जाएंगे। देखो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं ये नेगेटिव लेयर है, ऋणात्मक लेयर है, और यहाँ पर देख रहे हो ये पॉजिटिव लेयर है। ठीक है, और ये धन विभव पर है, ये ऋण विभव पर है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। पीडी का मतलब विभवांतर, और यही विभवांतर क्या कहलाता है बोलो, ई। अर्थात जब भी किसी धातु की छड़ को उसी के साल्ट के जलीय विलयन में डुबाया जाता है तो ऑक्सीकरण या अपचयन के कारण यह धातु की छड़ धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। इसके विपरीत विलयन में उपस्थित आयन इसके चारों ओर घेर करके आप दो विपरीत आवेश की सतह बनाते हैं, और इन दोनों सतहों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या हो गई बच्चे लोग लिख लें, इसके बाद इसकी शॉर्ट में डालते हैं, लिख लीजिए। जब कोई धातु की छड़, when any metal rod, जब कोई धातु की छड़ डेप्थ डुबोई जाती है, डेप्थ इनटू
their aqueous salt solution, जब कोई धातु की छड़ अपने ही किसी सॉल्ट के जेली विलयन में डुबोई जाती है, then due to the oxidation or reduction, तो ऑक्सीकरण या अपचयन के कारण, this rod becomes पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो यह छड़ धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। सो दैट, इसलिए हम फिर से बोल दे रहे हैं बच्चे लोग जो नहीं लिख पाए हैं, जब कोई धातु की छड़ अपने के जेली विलयन में डुबोई जाती है तो ऑक्सीकरण या अपचयन के कारण वो धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। क्लियर? सो दैट, इसलिए अपोजिट चार्ज अतः विपरीत आवेश सराउंडेड to the metal rod, अतः विपरीत आयन या आवेश धातु के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। Then it forms opposite charge, double layer charge, अतः इसके ऊपर दो विपरीत आवेश की सतह आ जाती है। अतः इसके ऊपर दो विपरीत आवेश की सतह आ जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लेयर, दो आवेशों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो बच्चे लोग फिर से देख लें, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब कोई धातु की छड़ अपने ही किसी साल्ट के जेली विलयन में डुबोई जाती है तो ऑक्सीकरण या अपचयन के कारण वह धातु की छड़ या तो धन आवेशित हो जाती है या तो ऋण आवेशित, जिसके कारण इस विलयन में विपरीत आयन उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं और दो विपरीत सतह बनाते हैं। इन दोनों सतहों के मध्य जो विभव में अंतर आ रहा है उसी को हम कहते हैं विभवांतर। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे बच्चे लोग सर ने कैपेसिटर पढ़ाया होगा। कैपेसिटर में क्या होता है, एक धन और एक ऋण प्लेट थोड़े से जगह पर रख जाती है जिससे कारण उसके विभव में अंतर हो जाता है, तो स्टोरेज ऑफ चार्ज कर लेती है, वो आवेश को एकत्रित कर लेती है। ठीक है, तो ठीक यही प्रक्रिया यहाँ पर भी। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो ये पूरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना धन आवेश होता है उतने क्या होते हैं, ऋण आवेश होता है। तो किसी भी सिस्टम में धन आवेश और ऋण आवेश इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पर ये पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि जनरेट इसी में होगा, एक पर धन आ रहा है एक पर ऋण आ रहा है। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम बच्चे लोग पढ़े होंगे। आवेश जो है ये संरक्षित रहता है, ये कभी कम या अधिक नहीं। जितना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पर गया उस पर उतना ही ऋण आवेश आ गया और इस पर उतना ही धन आवेश आ गया, और दोनों का मैथमेटिकली जीरो हुआ, अर्थात हर समय वो चार्ज एक ही रहता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट में डाल लें और लिख जल्दी करिए। तो आपने दो चीजों को पढ़ा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, स्क्रीनशॉट में जल्दी डालो इसको पूरा।
अभय ठाकुर काल। अच्छा फिर से हिंदी में सर ले आओ, हिंदी बोल रहे हैं, जो बच्चे नहीं लिख पाए फिर से हम बोल दे रहे हैं। जब कोई धात की छड़, देख लो, जब कोई धात की छड़ अपने ही किसी साल्ट के जली विलयन में डुबोई जाती है तो ऑक्सीकरण या अपचयन के कारण धात की छड़ धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। अतः विपरीत आवेश या आयन धात की छड़ के चारों ओर एकत्रित होकर दो विपरीत आवेश की सतह बनाते हैं, इनके मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। हो गया। अब हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रोड विभव पर प्रभाव डालने वाले कारक। सभी बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रोड विभव को हम वोल्ट में नापते हैं, इतने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो गया है। तो सभी बच्चे जानते हैं, आपको हाई स्कूल या लोअर क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, बोलो, वोल्ट। ठीक है। अब जरा सभी बच्चे इधर देखें, ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग। ठीक है। अब जो ई जो है, ई क्या है बोलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ई। यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 टेम्परेचर, अर्थात टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम ताप और दाब बदल देते हैं तो हम पाते हैं जो दोनों विलयन में जो विपरीत आवेश उत्पन्न हो रहे हैं उनके बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलता नजर आता है। दूसरा, नेचर ऑफ मेटल, अर्थात वो मेटल कैसी है, कम सक्रिय है या अधिक सक्रिय है, ठीक है, वो किस प्रकार की है, तो ये नेचर ऑफ मेटल। और दूसरा तीसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट बच्चे लोग लिखे हैं वो कैसा है, सभी बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। जो लगभग कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है एक्वस मीडियम में उसे कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कम आयनाइज होता है तो उसे कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और इसके बाद चौथा और लास्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उस विलयन की सांद्रता कितनी है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो विलयन में जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो रहा है वो 4 कारकों पर निर्भर करता है, ताप और दाब पर। पहला, धातु की प्रकृति पर, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, धातु की प्रकृति पर, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट की प्रकृति पर, वो कितना आयनाइज हो रहा है, कंप्लीट या पार्शियल, या उस विलयन की सांद्रता कितनी है, हमने कितनी सांद्रता उसकी लिया है। सांद्रता बढ़ाने या घटाने पर भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाया करता है। ठीक है। तो ये तो सभी बच्चे देखें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है। और तो हमने आपको 2 चीजें बताया, एक इलेक्ट्रोड क्या होता है बोलो, जब भी कोई धातु की छड़ अपने ही किसी साल्ट के जली विलयन में बोली जाती है तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब भी कोई धातु की छड़ अपने ही किसी साल्ट के जली विलयन डुबोई जाती है तो उस पर 2 घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी, या तो ऑक्सीकरण या तो अपचयन। और इस ऑक्सीकरण या अपचयन के कारण उस धातु की छड़ या तो धन आवेशित हो जाती है या तो ऋण आवेशित। जब ये आवेशित हो ही गई है
तो विलयन में दोनों आयन उपस्थित होते हैं, धन और ऋण दोनों। तो अपोजिट आयन उसके चारों तरफ घेर करके दो विपरीत आवेश की सतह बनाते हैं और इन दोनों विपरीत सतहों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और ये चार कारकों पर निर्भर करता है, टेम्परेचर और प्रेशर नंबर 1, नेचर ऑफ मेटल धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, विलयन की सांद्रता। ठीक है, अब सोचिए, एक होता है मानक इलेक्ट्रोड, ये बहुत पूछता है मानक इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो सभी बच्चे देख रहे हैं टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, अगर हम इनको ना बदलें, वही धातु है, वही साल्ट है, ठीक है, तो इनको हम ना बदलें तो दो पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो अगर किसी धातु की छड़ को सामान्य ताप और दाब पर 25 डिग्री ताप हम लेते हैं रूम टेम्परेचर पर, 25 डिग्री ताप पर और सामान्य दाब पर मोलर विलयन में डुबो दी जाती है, उसी के साल्ट का मोलर विलयन है। अब बच्चे लोग सोचे कि मोलर विलयन क्या है, ध्यान रहे, नॉर्मल विलयन का मतलब होता है 1 लीटर में जब किसी पदार्थ का ग्राम तुल्यांक भार घोल दिया जाता है तो उसे कहते हैं नॉर्मल विलयन या नॉर्मलिटी कहते हैं। जब 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ मोल घोल दिए जाते हैं, ठीक है, तब उसे कहते हैं मोलरता। 1 किलोग्राम विलयन में जब हम किसी पदार्थ का मोलों की संख्या घोल देते हैं तो उसे कहते हैं मोललता, जिसे मोललिटी के नाम से जानते हैं। तो मोलरता, नॉर्मलता और मोललता 3 पार्ट हैं। तीनों का डिफिनीशन अगर ध्यान दीजिए तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। 1 लीटर में किसी पदार्थ का ग्राम तुल्यांक बोल दिया गया है तो नॉर्मलता इसकी चर्चा आएगी। 1 लीटर में उसके मोलों की संख्या बोल दी गई है मोलरता। 1 किलोग्राम विलायक में मतलब 1 किलोग्राम जल में और किसी पदार्थ का जब हम मोल घोलते हैं उसे हम कहते हैं क्या बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कांस्टेंट रखेंगे तो एक ही है। तो जब भी किसी धातु की छड़ को कमरे के ताप पर और सामान्य दाब पर उसी के साल्ट के मोलर जली विलयन में डुबो दिया जाता है तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस अरेंजमेंट को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये बहुत इजी है बच्चे लोग, इसको जरा ध्यान से देखिए हम टर्मिनोलॉजी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया, मान लिया हमने M धातु की छड़ लिया और उसी के MSO4 अर्थात एक्वस साल्ट में डुबो दिया, लेकिन अब इसका जो कंसंट्रेशन है 1M है। 1M का मतलब ये क्या है बोलो, मोलर सॉल्यूशन है इसका। अब कमरे के ताप T जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या अगर केल्विन बदलेंगे तो 298 केल्विन, यही तो होगा जोड़ने पर 273 जोड़ दो इतनी आएगा केल्विन पर। और सिंपल प्रेशर का मतलब बच्चे लोग क्या होता है, सामान्य दाब, और वो है 1 एटमॉस्फेयर। सभी बच्चे जानते हैं 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ या 760 मिलीमीटर Hg जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो जब किसी धातु की छड़ को, ध्यान रखें, किसी भी धातु की छड़ को 25 डिग्री ताप और सामान्य दाब पर, 25 डिग्री ताप कमरे के ताप और सामान्य दाब पर उसी साल्ट के मोलर जली विलयन में डुबो दिया जाता है, तो जो इनके मध्य विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इन दोनों लेयर के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है उसी को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो अगर ये बहुत पूछा जाता है मानक इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, अगर आप पेपर देखिएगा तो आपको एक क्वेश्चन कई बार रिपीट होकर के आता है। तो बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है तो आप क्या जवाब देंगे बोलो। जब कोई धातु की छड़ कमरे के ताप पर सामान्य दाब पर
उसी साल्ट के मोलर जेली विलयन में डुबो दी जाती है, तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। और दो आवेशों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई नॉट कहते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसकी डिफिनेशन लिख लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो, यस और नो? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो? तो नीचे लिख ले लीजिए हमारे साथ। हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोल रहे हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में लिखे, हिंदी वाले लिख लें। When any metal, जब कोई धातु की छड़, when any metal dipped into molar aqueous solution, their molar, यहाँ पर their लिखना, अपने ही मिले, their molar aqueous solution, जब कोई धातु की छड़ अपने ही किसी साल्ट के मोलर जेली विलयन में एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री एंड 1 atm एटमॉस्फेयर, देन कॉल्ड स्टैंडर्ड, अभी हिंदी में बोल दे रहे हैं बच्चे लोग, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, अभी हिंदी में हम आपको बता दे रहे हैं। And potential difference between two layers called standard electrode potential, standard electrode potential, जिसे E नॉट से लिखते हैं। तो बच्चे लोग हिंदी में लिख लें। जब कोई धातु की छड़ कमरे के ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर, कमरे के ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर अपने किसी मोलर जेली विलयन, अपने किसी मोलर जेली विलयन में डुबो दी जाती है, तो इसे मानक इलेक्ट्रोड, तो इसे मानक इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तथा दो विपरीत सतहों के मध्य, तथा दो विपरीत सतहों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तथा दो विपरीत सतहों के मध्य उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट कहलाता है। तो ये तो सभी बच्चे देखें कि क्या होता है, इसका मेजरमेंट, ये कैसे उत्पन्न होता है, मतलब ये इलेक्ट्रोड विभव कैसे उत्पन्न होता है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, इसको नष्ट ने दिया था सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, तो हम नेक्स्ट टाइम पर नष्ट द्वारा इसका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड का कैसे उत्पन्न होता है इसका हम बच्चों को कारण बताएंगे। पूरी समरी हम 2 मिनट में आपको रिवीजन कर दे रहे हैं। अब कॉपी किताब सब कुछ बंद करके हमारी बातों को 2 मिनट सुनिए, पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको विद्युत रसायन पढ़ाया, तो विद्युत रसायन कुछ नहीं होता, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। ठीक है, अब विद्युत रसायन को हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? हमने आपको इलेक्ट्रिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
गैल्वेनिक सेल हमने बताया था, विद्युत अपघटनी सेल और विलयन की चालकता। ठीक है, तो हमने सबसे पहले गैल्वेनिक सेल को देखा। तो किसी सेल में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से बोलो? एक एनोड होता है, दूसरा क्या? एक तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड। अभी हम एनोड कैथोड की चर्चा करेंगे इसी के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में क्या देते हैं बोलो? आयन देते हैं। वो एसिड बेस या साल्ट हो सकते हैं। ठीक है, और बच्चे लोग देखें कि ये एसिड बेस के साल्ट के साथ कुछ और कंपोनेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है, अभी हमने पढ़ा है, जब भी कोई धातु की छड़ अपने ही किसी साल्ट के जली विलयन में डुबो दी जाती है तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव हमने बताया। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब भी कोई धातु की छड़ जब अपने ही किसी साल्ट के जली विलयन डुबोई जाती है तो उस पर या तो ऑक्सीकरण होता है या तो अपचयन। इस ऑक्सीकरण या अपचयन के कारण वह धातु की छड़ धनावेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। और इस आवेश के कारण जो दो विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं, अब इसके चारों ओर जो है विपरीत आयन इसके चारों ओर एकत्रित होकर के दो विपरीत लेयर बनाती हैं, और दोनों आवेशित विपरीत लेयर के मध्य जो विभव में अंतर आ रहा है दैट इज विभवांतर। ठीक है, वही आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। हमने सभी बच्चों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया। स्टैंडर्ड या मानक क्या होता है? चूंकि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो रहा है वो कई कारकों पर निर्भर करता है, टेम्परेचर, प्रेशर पर, नेचर ऑफ मेटल पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर और कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पर। अगर हम एक ही इलेक्ट्रोड लेते हैं तो धातु वही रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट भी वही रहेगा। मतलब इसमें अगर हम ताप और कंसंट्रेशन में परिवर्तन करते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव परिवर्तित हो जाता है। हम ताप और प्रेशर को नियत कर देते हैं कंसंट्रेशन को, तब जो उत्पन्न होता है, हमने टेम्परेचर इतना लिया, प्रेशर इतना लिया और कंसंट्रेशन को निश्चित कर दिया 1 मोल। अब इसके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। आशा करते हैं सभी बच्चे आज के लेक्चर में जो चीजें पढ़ाई गई हैं आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पर इसको हम प्रोसीड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे लोग ध्यान रहे। ठीक है, और कितना कठिन हो, अगर लेक्चर को ध्यान से बच्चे लोग देखते हैं, मेरा चैलेंज है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आज की मुलाकात यहीं तक। हैव अ गुड डे।